लोग बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एमएससी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन वेयर 5, 19, 42, 11, 50, 30, 21, 0, 52 एटसेट्रा। द मीडियन ऑफ मार्क्स इन द ग्रुप। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं और इनका जो मध्यिका है वो हमें याद करना है। तो सबसे पहले जो है हम इस डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे और उसके बाद जो हमारा जैसे कुल जो डाटा है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये 11 डाटा है, 11 ऑब्जर्वेशन है, यानी 11 सैंपल मान सकते हैं। अब इनको जो है वो हम बढ़ते हुए क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इसके बाद ये जो फार्मूला है जो 8 नंबर के लिए यूज होता है, ये होता है मीडियन मध्यिका m इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 तो ये जो है जो इस फार्मूला से आता है उस ऑब्जर्वेशन का मान ही मध्यिका होता है। इस हिसाब से जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 6, यानी 6वें पोजीशन पर जो होगा वही मध्यिका होगा। और इस हिसाब से जब हम निकालेंगे तो ये 27 आएगा। यानी इसको जब हम बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, इसके बाद फिर इस फार्मूले में रख के 6वीं पोजीशन पर जो होगा उसी का वही मध्यिका होगा। तो 6वीं पोजीशन पर 27 आएगा और ये मध्यिका हो। सहसंबंध गुणांक की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है? द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। तो ये जो है थोड़ा सा इसको जो बायोस्टैटिक्स की अच्छी बुक है वहाँ से कंसल्ट करने पर मिलेगा। फिलहाल अभी ये कंफ्यूजन में है, इसलिए ये जो है हम स्टूडेंट्स पर छोड़ रहे हैं। आगे देखिए, डिस्पर्सन इज यानी प्रसार क्या है? तो डिस्पर्सन इज द डिग्री टू विच द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएट डिफर फ्रॉम द एवरेज और सेंट्रल वैल्यू, यानी इसका डी हो जाएगा। The formula used for calculating standard deviation is, so here the formula used for calculation of standard deviation is SD equal to अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा n, ये होता है। और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन को मानक विचलन कहते हैं और इसके कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फॉर सैम्पलिंग ऑफ ए नॉन होमोजेनस पॉपुलेशन such as different income group the best method is। तो एक जो है नॉन होमोजेनस पॉपुलेशन है जिनमें अलग अलग इनकम ग्रुप हैं, अब उनकी हमें सैम्पलिंग करनी है तो इनमें कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा? तो ऐसे में अगर नॉन होमोजेनस पॉपुलेशन के लिए जो सैम्पलिंग मेथड अच्छा होता है वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें जो है इसके अंतर्गत हम जो है इसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन आवर बॉडी ह्यूमोरल इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ। तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम काम करता है और ये दो प्रकार से काम करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी मीन्स एंटीबॉडी सर्कुलेटिंग इन ब्लड, यानी कि जो हमारे ब्लड में तरल एंटीबॉडी प्रवाहित हो रही हैं वो ह्यूमोरल प्रतिरक्षण प्रदान करने का काम करती है। तो इसमें जो है ये हो जाएगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ। तो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन होती है। सो द मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
which of the following is not the function of complement system of the body। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो हमारे इम्यून सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसका काम नहीं है। which of the following is not the function of complement system of the body। so the complement system of the body creates या produce opsonization, formation of transmembrane pores in the plasma membrane of microbes। so in this question option 1 A and B is correct, and phagocytosis is performed by some other cells। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फैगोसाइटोसिस नहीं करता है, बल्कि वो जो फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल हैं उनको उनके लिए ये चीज़ आसान करता है, यानी चीज़ों को मार्क कर देता है ऑप्सोनाइजेशन के द्वारा, जिससे वो फैगोसाइटोसिस कर सकें। तो बाकी तो काम जो है ऊपर के वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का है और फैगोसाइटोसिस एक अलग क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस कंसिस्ट ऑफ। सो द ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस कंसिस्ट ऑफ single stranded RNA molecule as a genetic material। Here B option is correct। two single stranded RNA molecules is found in HIV as a genetic material। It is retrovirus। जितने भी RNA वायरस होते हैं उन्हें रेट्रोवायरस कहा जाता है। रेट्रोवायरस यूजेज जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसका उपयोग करते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से आरएनए से डीएनए बना लेते हैं। दे प्रोड्यूस डीएनए कॉपी फ्रॉम द आरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंड such type of virus is known as retrovirus। so HIV is a retrovirus and its genetic material is single stranded RNA। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय। तो इम्यून रिस्पॉन्स किसके द्वारा जनरेट होता है शरीर में। अब यहाँ पर देखिए, जब भी कोई एंटीजन, व्हेन एन एंटीजन एंटर्स इनसाइड आवर बॉडी इट एक्साइट्स आवर इम्यून सिस्टम। सो हियर माइक्रोब्स एक्ट एज एन एंटीजन, सम प्रोटीन एक्ट्स एज एन एंटीजन, सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एन एंटीजन। सो हियर द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो इम्यून सिस्टम जो है जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन जाता है तो उससे वो एक्साइट होता है, और यहाँ पर माइक्रोब्स हों या प्रोटीन हो या कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी एंटीजन के रूप में कार्य करते हैं और हमारे शरीर में इम्यून रिस्पांस को सक्रिय करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी फॉर डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी फॉर डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स। निम्न में से जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको नष्ट करने में कौन सी प्रतिरक्षण तंत्र की विधि कार्य करती है। तो पहला है कोटिंग ऑफ एंटीजन बाय एंटीबॉडी टू मेक इट मोर प्रोन टू एक्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोस पहला सही है। डायरेक्टली किलिंग ऑफ माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स। प्रोटीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन पोर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स, एंड माइक्रोब विथ पोर्स आर इजिली लाइज्ड। तो सभी सही है इसमें। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने के लिए इन तीनों प्रकार से कार्य कर सकता है। सो हियर ऑल थ्री ऑप्शंस इज करेक्ट, एंड दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर द डिस्ट्रॉइंग ऑफ माइक्रोब्स व्हिच गेट्स एंट्री इनसाइड आवर ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ब्लड कार्पुकल्स सेक्रेट एंटीबॉडी। कौन सी ब्लड कार्पुकल्स वो एंटीबॉडी का स्राव करती है। तो एंटीबॉडी का स्राव जो है वो बी लिम्फोसाइट करता है। बी लिम्फोसाइट सेक्रेट्स एंटीबॉडी एंड इट इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी जैसे पहले प्रश्न में था ह्यूमोरल सिस्टम क्या है, तो ह्यूमोरल सिस्टम एंटीबॉडी के थ्रू कार्य करता है और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस टू बॉडी अगेंस्ट डिसीज इज गिवन बाय। शरीर में रोगों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये जो है इट इज प्रोड्यूस्ड
given by immunoglobulin. Immunoglobulins are antibody molecules and they help in destruction of microorganism or neutralization of some poisonous substances which enters inside our body. So here the resistance to body against disease is given by immunoglobulin. और immunoglobulin जो है एंटीबॉडी होती हैं. Given are some statement regarding functioning of immune system. नीचे जो है immune system के काम करने का कुछ स्टेटमेंट दिया गया है. तो करेक्ट कॉम्बिनेशन को हमें बताना है. प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स. सही है, ये सही है हमारा. प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स बी सेल से उत्पन्न होती हैं. टी सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस बी सेल. एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल. तो बी सेल जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ये भी सही है. टी सेल व्हिच मैच्योर थ्रू बोन मैरो आर कॉल्ड टी सेल. जो टी सेल जो है ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं, इसलिए इनको टी सेल कहा जाता है. तो ये गलत है. इसका मतलब 1 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट. यानी प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स एंड एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स. जो बी सेल है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है. जो टी सेल है वो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है, इसलिए ये गलत है. बेसिकली ये मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडीज. तो जो एंटीबॉडी का अणु होता है वो केमिकली क्या है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता है. सो बेसिकली ये मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी इज इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल. Which of the following is a correct statement? Transgenic Brassica Napus seed producing. तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चुनना है. Famous BT cotton is genetically modified crop in which BT stand for produced through biotechnology. ये गलत है क्योंकि BT Bacillus thurin genesis के लिए उपयोग किया जाता है. For enhancing shelf life in flavor saver variety of tomato, the production of ethylene has been increased. ये भी गलत है. एथिलीन अगर इसका मात्रा बढ़ेगा तो टमाटर जल्दी पक जाएगा, जबकि ये जिन डाला गया है ताकि टमाटर को लंबे समय तक स्टोर किया जा सके. तो यहाँ पर एथिलीन का जो प्रोडक्शन है उसको डिलेड किया जाता है, यानी उसको धीमा किया जाता है. इन प्लांट सेल्स डिजायर्ड जीन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट सेल. ये भी गलत है. तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें जो है वो ये है. Transgenic Brassica Napus seed producing anticoagulant Hirodin is the correct statement in this question. आगे देखिए, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट. अब इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालना है. इंटरफेरॉन के बारे में दिया गया है और इंटरफेरॉन ऐसे केमिकल होते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और वहां से निकल के ये जो दूसरी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनको वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी उनको अलर्ट करते हैं ताकि वायरस उनमें एंट्री ना प्राप्त कर सके. तो ये वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट उत्पन्न होते हैं और इनका जो उपयोग है वायरल इन्फेक्शन में और कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है. अब इनका व्यापारिक स्तर पर यानी कमर्शियल लेवल पर उत्पादन तो ज़्यादातर उत्पादन इकोलाई के अंतर में से होता है. यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी द्वारा, लेकिन ज़्यादातर जो उत्पादन है वो इकोलाई में होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा. इंटरफेरेंस आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन. यस, इंटरफेरेंस हैव बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड कैंसर. इन दोनों के ट्रीटमेंट में इंटरफेरॉन यूज होते हैं. And Beer first obtained by DNA recombinant technique by Charles Weisman in 1980. It is also correct. He inserted the gene for interferon production in E. coli. So since the E. coli is used for the production of most of the biological compounds with the help of recombinant DNA technology, so here it is most probable option फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पर डी जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प है इसके लिए. आगे देखिए, ट्यूमर इंड्यूस्ड
inducing plasmid which is used in the production of transgenic plant is that of tumor inducing plasmid। ऐसा कौन सा प्लाज्मिड है जो कि ट्यूमर इंड्यूस करता है और ट्रांसजेनिक प्लांट उत्पन्न करने में उपयोग में लाया जाता है? तो इट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इट इज यूज्ड फॉर transgenic creation of transgenic plant. Agrobacterium tumefaciens is used for the production of transgenic plant. It is used as a vector which carry the desired gene and help in transfer of desired gene from donor cell to host cell. तो इस तरीके से ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये एक तरीके का वेक्टर है और ये जीन को जो ट्रांसजेनिक जिसमें हमें उस जीन को बिठाना है उसमें ट्रांसफर कराने में योगदान करता है। आगे देखिए, ये वैक्सीन वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, तो वैक्सीन फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी एडवर्ड जेनर द्वारा। सो ये वैक्सीन वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एडवर्ड जेनर। सम ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल प्रोडक्ट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इनमें से जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो है वो डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स ऑफ हेपेटाइटिस बी, herpes, इन्फ्लुएंजा, पर्टूसिस, मेनिंजाइटिस एंड ह्यूमन इंसुलिन इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई, ये भी सही है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म, ये भी सही है। कैल्सिटोनिन ट्रीटमेंट ऑफ रिकेटस, तो कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है और जबकि रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड इंटरफेरेंस आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई, हम लोग पहले ही इसको देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 and 6, 1, 2, 3 and 6 ये सही है और 4 और 5 ये जो है गलत है। कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी से इसका संबंध नहीं है। आगे देखिए, after vaccination when body comes in contact of a germ, large amount of antibodies are produced. This is an example of, तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीनेशन हो जाने के उपरांत जब जो शरीर है वो किसी जर्म के उसमें आता है, तो मतलब जब जैसे वैक्सीनेशन हो गया उसके बाद जब वास्तविकता में किसी वायरस का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर तुरंत उसके खिलाफ बड़ी संख्या में एंटीबॉडी उत्पन्न करता है और हम उसके संक्रमण से बच जाते हैं। इसको कहा जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। तो ये जो है सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोर सेल ऑफ द सेम टाइप बाय ए सेंसिटाइज्ड बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इज कॉल्ड। अब देखिए, जब भी हमारे रुधिर में या बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उसको पहचाना जाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या उस एंटीजन को पहचाना जाता है और उस एंटीजन के खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी काम करेगा, सिर्फ उसके उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है। बड़ी संख्या में वो एंटीबॉडी तेजी से बनने लगती है। यही ये प्रश्न पूछ रहा है कि इस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोर सेल्स ऑफ द सेम टाइप, एक ही तरीके का, बाय ए सेंसिटाइज्ड बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए डैमेज्ड ऑर्गन फ्रॉम ए सुटेबल डोनर इज ट्रांसप्लांटेड बट स्टिल ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन कैन बी रिजेक्टेड ड्यू टू, तो जैसे शरीर में किसी दाता के द्वारा जो अंग दिया जाता है उसको जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करने का प्रयास करती है और इसके लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाएं दी जाती हैं। जिन भी रोगियों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उनको अमूमन लाइफ लॉन्ग इम्यून सिस्टम को
सप्रेस करने वाली दवाएं लेनी पड़ती हैं, अदरवाइज इम्यून सिस्टम जो है उस अंगों को रिजेक्ट कर देगा और ट्रांसप्लांट सफल नहीं होगा। तो ये रिजेक्शन क्यों होता है? इसका कारण यह है कि प्रॉपर ऑर्गन मैचिंग इज नॉट डन। अब देखिए, when a damaged organ from a suitable damage transplanted but still transplanted organ can be rejected due to, तो ये जो रिजेक्शन होता है ये तो हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का उसकी वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट करके नष्ट करने की कोशिश करता है और ये मानता है कि कोई बाहरी चीज आ गई है, तो इसलिए उसको वो शरीर से रिजेक्ट करता है। आगे देखिए, आफ्टर वैक्सीनेशन व्हेन बॉडी, तो ये हो गया है। आगे चलते हैं। गिवन आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन ए एंड अदर इज रीजन आर। असर्शन ये है, आफ्टर एंटरिंग इन बॉडी बैक्टीरिया एंड वायरस इवोक इम्यून रिस्पॉन्स। यस, इट इज करेक्ट। When any microorganism enters our body, it evokes immune response. Now, second, huge population of bacteria and virus are formed in the body due to their fast multiplication. देखिए, यहाँ जो है both A and R are correct, and R is right explanation of A. देखिए, जो assertion भी है और reason है, ये दोनों सही है। जो बैक्टीरिया और वायरस है इनमें मल्टीप्लिकेशन की तीव्र क्षमता होती है, लेकिन आर जो है वो ये की व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में एंटर करता है और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो वो उसकी संख्या को तुरंत नष्ट करने लगता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। बात ये एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, यानी वाक्य दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली टू स्टेटमेंट ए। जो आर है वो स्टेटमेंट ए का प्रॉपर रूप से एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। नो सेकंड 25 नंबर देखिए, असर्शन ये है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। यस, the vaccine made by recombinant technology are pure. तो ये सही है, recombinant DNA technology is being used for the preparation of vaccine. The vaccine made by recombinant DNA technology are pure. तो यहाँ पर जो है वो ये दोनों विकल्प सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। एक इसके पहलू है कि जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वैक्सीन उत्पन्न करते हैं वो हम प्योर फॉर्म में वो हमें मिल जाता है, उसको हम प्यूरिफाई कर लेते हैं वहाँ से। तो ये जो है इसका ये सही होगा। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सैम्पलिंग। निम्न में से कौन जो है वो सैम्पलिंग का एक तरीका नहीं है। तो इसमें स्ट्रेट रैंडम सैम्पलिंग जो है ये सैम्पलिंग का तरीका नहीं है, बाकी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का एक तरीका है, वीवी रैंडम सैम्पलिंग का एक तरीका है और रैंडम सैम्पलिंग इटसेल्फ इज ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग। सो स्ट्रेट रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सैम्पलिंग। अगला देखिए, ये जो है 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है जियोमेट्रिक मीन से संबंधित है और जियोमेट्रिक मीन्स जो है वो एंटी-लॉग विधि द्वारा निकाला जाता है। तो इसका जो है वो इसके फार्मूले से रख के इसको जो है ट्राई करेंगे। हम जो है इससे आगे बढ़ते हैं। जियोमेट्रिकल मीन्स जो है सब लोग किताब से कंसल्ट कर रहे हैं। फॉर कैलकुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन फार्मूला इज यूज्ड। तो यहाँ पर जो है वो किस चीज़ के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का है, एसडी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और मानक विचलन के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द स्टेप इज नॉट फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन बट ऑल अदर आर फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। इनमें से जो तमाम स्टेप्स दिए गए हैं इनमें से एक ऐसा है जो स्टैंडर्ड डेविएशन
के कैलकुलेशन में यूज नहीं होता, तो वो हमें बताना है। वन ऑफ द स्टेप इज नॉट फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन बट ऑल अदर आर फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इनमें से जो स्टैंडर्ड डिविएशन के कैलकुलेशन में यूज होते हैं वो हमें ज्ञात करना है। फाइंड मीन ऑफ द सीरीज, यानी पहले श्रृंखला का माध्य ज्ञात करना, ठीक है। फाइंड ईच डेविएशन फ्रॉम दी मीन, अब जो मीन जो मिल गया है उससे हर एक वैल्यू में कितना अंतर है उसका विचलन प्राप्त करना। फाइंड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द मीन, मीन निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन का सम करना पड़ता है, ये भी सही है। स्क्वायर ऑफ ईच डेविएशन, तो हर जो विचलन है उसका डेविएशन होता है। डिवाइड द सम ऑफ डेविएशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सही नहीं है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सही है। Which of the following is not merit of harmonic means, इसमें जो हार्मोनिक माध्य है उसका मेरिट कौन सा नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन अल्टरनेट ऑब्जर्वेशन, ये नहीं है, ये जो है इसका जो है ये मेरिट नहीं है, यानी इस क्वेश्चन के लिए यही सही है। बाकी इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये इसकी मेरिट है। ऑल रेसिप्रोकल वैल्यू ऑल इन्वॉल्व इट गिव्स ग्रेटर वैल्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो व्युत्क्रम मान सम्मिलित है, इसके द्वारा कम संख्या के पर्यवेक्षणों का उच्च मान प्राप्त होता है, यानी जिनकी वैल्यू कम होती है, स्मॉल नंबर्स होते हैं, उनको जो है वो ज़्यादा वैल्यू मिलती है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। तो बाकी तीन इसके वो हैं, ये जो है इसकी मेरिट में नहीं है, तो ये नंबर है। ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द रेट एट विच डीएनए माइग्रेट्स थ्रू द जेल इज डिटरमाइंड बाई, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिस दर से डीएनए के अणु माइग्रेट करते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द डीएनए एंड द एग्रोथ जेल कंसंट्रेशन, ये जो मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मॉलिक्यूल है वो कितनी गति से मूव करेगा ये निर्भर करता है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डीएनए पर, ये सही है, इस पर निर्भर करता है। कन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड द अप्लाइड वोल्टेज, ये भी सही है। निगेटिविटी ऑफ द डीएनए एंड कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोथ जेल, तो निगेटिविटी ऑफ डीएनए एंड कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोथ जेल, ये भी सही है, यानी कि इसमें सभी सही हैं, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए, द यूज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ये सी सही है, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग डीएनए खंडों को उनकी साइज के आधार पर अलग करने में होता है। Which of the following is not correct for जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है। लॉन्गर डीएनए मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट माइग्रेट फास्टर देन शॉर्टर, तो ये गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि लंबे डीएनए अणु तेजी से माइग्रेट होंगे, जबकि जो लंबा होगा वो धीमी गति से माइग्रेट होगा, जो छोटा होगा वो तेज होगा, तो ये गलत है। डीएनए माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये भी गलत है, क्योंकि डीएनए पर स्वयं नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट, यानी डी इसका सही होगा कि इनमें दोनों जो है ये और बी दोनों विकल्प जो है वो सही नहीं है। आगे देखिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, ह्यूमन इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड, तो ये ह्यूमन इंसुलिन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि कोलाई है उसका उपयोग किया जा रहा है। अब अगला देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे एंजाइम हैं जो डीएनए को एक विशेष श्रृंखला पर कट करते हैं। सो हियर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ऑप्शन बी है, क्लीव डीएनए एट हाईली स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये सही हो जाएगा। And now 36 number, the decrease in resolving power of a microscope
विल टेक्स प्लेस विथ। तो रिजॉल्विंग पावर, किसी भी सूक्ष्मदर्शी का रिजॉल्विंग पावर में कमी किसके द्वारा होगी? डिक्रीज इन न्यूमेरिकल अपर्चर, नो इंक्रीज इन न्यूमेरिकल अपर्चर। अगर उसका न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाया जाता है तो उसका रिजॉल्विंग पावर वो कम हो जाएगा। किसी माइक्रोस्कोप का अगर न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ता है तो उसका रिजॉल्विंग पावर कम होगा, दोनों में उल्टा संबंध होता है। अच्छा 37 नंबर देखिए, फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस विच आर दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए निम्न में से क्या किस गुण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इलेक्ट्रोफोरोसिटी, डिफरेंस इन मोलिकुलर साइज एंड डिफरेंट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल्स। तो इनमें बी और सी दोनों सही हैं, यानी कि मॉलिकुलर साइज में अंतर होगा तो वो अलग अलग दूरी तय करेंगे, और डिफरेंट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, डिफरेंट तरीके के चार्ज होंगे तो अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें जो है विकल्प डी सही हुआ। आगे देखिए, गिवन आर सम कंपोनेंट्स फॉर कंडक्टिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के लिए ये सामग्रियां दी गई हैं, इनमें से क्या क्रोमेटोग्राफी के लिए आवश्यक होता है? तो क्रोमेटोग्राफी के लिए एक डिलीवरी सिस्टम की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रोड्स की जरूरत नहीं होती है, वाटमैन पेपर की जरूरत होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, एक कॉलम की जरूरत होती है, और मोनोक्रोमेटर्स की जरूरत नहीं होती है। मोनोक्रोमेटर्स वो जो दूसरी बायोटेक्निकल में यूज होता है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 134, यानी 134 दीज आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग क्रोमेटोग्राफी। मोनोक्रोमेटर्स आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोनोक्रोमेटर्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो निम्न में से कौन सी टेक्निक जो है अलग अलग तरीके के सेल्स को और उनके अंगों को अलग करने में उपयोग में लाई जाती है? तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक के द्वारा हम सेल को या जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ वेलोसिटी एट व्हिच ए गिवन पार्टिकल सेडिमेंट इज प्रोपोर्शन टू द फोर्स अप्लाइड वाज गिवन बाय। तो ये स्वेडबर्ग ने दिया था। स्वेडबर्ग एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने दिया था, जिनमें उन्होंने कहा कि रेट ऑफ वेलोसिटी एट व्हिच ए गिवन पार्टिकल सेडिमेंट, यानी कि कोई जो पार्टिकल है वो कब बैठेगा, तलछट में जाएगा, वो रेट ऑफ वेलोसिटी के जो है प्रोपोर्शनल होता है, और इसी के आधार पर जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक डेवलप की गई थी। तो ये जो है प्रिंसिपल स्वेडबर्ग ने दिया था। करेक्ट रीजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन प्लेस ऑफ लाइट रेज इज। तो जो लाइट रेज का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग किया जाता है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण यह है कि इनका वेवलेंथ जो है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से रिजॉल्विंग पावर जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये होगा द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इनके शॉर्ट वेवलेंथ के कारण जो है वो इसका रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है, जिससे हम चीज़ों को काफ़ी छोटी चीज़ों को बड़ी आसानी से क्लियरली देख सकते हैं। आगे देखिए, लिस्ट फर्स्ट कंटेन द नेम ऑफ प्रोडक्ट एंड लिस्ट सेकंड कंटेन द नेम ऑफ क्रॉप्स, मैच द करेक्ट सेट। तो इनमें से हमें मैच करानी है बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन ये जो है वो गोल्डन राइस में होता है, और हो जाएगा। पेस्ट रेजिस्टेंस जो है ये काटन में होता है, यानी बीटी काटन में पेस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस यानी हर्बिसाइड जो खरपतवार नाशक है उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता। तो ग्लाइफोस्फेट टॉलरेंस अगर है तो वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होगा उसमें, तो इसका यस हो जाएगा। एंड फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू स्ट्रॉबेरी।
तो ये जो है अब इसके अकॉर्डिंग हम जो इसमें नीचे दिया गया है, हालांकि इसमें इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे गलत हैं, इसलिए सही ये है बीटा कैरोटीन इज रिलेटेड टू गोल्डन राइस, पेस्ट रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड इन कॉटन इन द फॉर्म ऑफ बीटी कॉटन, herbicide resistance is related to glyphosate tolerance because glyphosate is itself a herbicide, and if a plant is tolerant to the glyphosate, so herbicide does not affect to that plant. It means that plant will be herbicide resistant. And frost resistance is created in strawberry. स्ट्रॉबेरी जो है वो फ्रॉस्ट के लिए यानी कि जो ठंड है उसके प्रति सेंसिटिव होती है, तो जो इसके उत्पादक हैं उनका काफ़ी नुकसान होता था, इस वजह से फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉबेरी की वैरायटीज क्रिएट की गई। लिस्ट फर्स्ट कंटेन द नेम ऑफ सम टेक्निक एंड लिस्ट सेकेंड कंटेन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। यहाँ पर जो है इसको भी मैच कराना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो एलेक्स जेफरीज ने खोजा था इस टेक्निक को। पीसीआर कैरी मुलिस ने खोजा था। क्लोन्ड शीप ये बिलमूट एंड चैंपबेल ने क्रिएट किया था। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो पॉल बर्ग संबंधित है इससे, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम मिला सकते हैं, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी ने खोजा, पीसीआर टेक्निक कैरी मुलिस ने खोजा, क्लोन्ड शीप की क्लोनिंग की गई थी डाली के फार्म में बिलमूट एंड कैम्पबेल के द्वारा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वो पॉल बर्ग इससे संबंधित है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आर पी क्यू एस यानी डी नंबर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑफ ओनली फैगोसाइटिक सेल। निम्न में से कौन सा जो समूह है वो फैगोसाइटिक सेल्स का बना है। फैगोसाइटिक सेल्स और दोज सेल्स हु इंगल्फ द माइक्रोऑर्गेनिज्म हु एंटर्स इनसाइड द बॉडी। तो फैगोसाइटिक जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनमें सेल्स दो तरीके से काम करती हैं, कुछ फैगोसाइटोटिक होती हैं और कुछ ह्यूमोरल सिस्टम के माध्यम से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके काम करती हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसोफिल, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये जो है ऑप्शन सी जो है इसमें ये सभी जो है वो फैगोसाइटिक सेल हैं। इनमें मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये प्योर फैगोसिटिक हैं, जबकि लिम्फोसाइट में कुछ लिम्फोसाइट ऐसी हैं जो फैगोसिटिक करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी जो है वो एंटीबॉडी बनाती हैं, एंटीबॉडी के माध्यम से काम करती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए, कोटेड एंटीजन बाय एंटीबॉडीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय। जब एंटीजन है उनको कोट कर लिया जाता है कुछ प्रोटीन के द्वारा या एंटीबॉडी के द्वारा, तो कौन उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो इनमें से जो है वो जो कोटेड एंटीजन है इनका रिकॉग्निशन जो है वो इनमें किसी के द्वारा हो सकता है। मैक्रोफेज उनको रिकॉग्नाइज करते हैं तो फैगोसाइटोसिस होता है। लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स ये सब भी रिकॉग्नाइज करके उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। तो इनमें एनी ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग माइक्रोस्कोपिक सेक्शन ऑफ टिश्यू। तो माइक्रोस्कोपिक टिश्यू सेक्शन काटने के लिए भी यूजेस माइक्रोटोम। माइक्रोटोम एक एपरेटस है जिसका उपयोग हम माइक्रोस्कोपिक सेक्शन कटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड फॉर। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ एटम्स, ये हो जाएगा। एटम्स लेवल का सेपरेशन तो नहीं होता है इनका, बट वी आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं।
normal phase liquid chromatography. The nature of mobile and stationary phases. तो नॉर्मल जो फेज लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी है, इसमें both phase are stationary, both phase are mobile and polar. Mobile phase is polar and stationary phase is mobile phase is non-polar and stationary phase is polar. So mobile phase is polar and stationary phase is non-polar. तो यहाँ पर जो मोबाइल फेज होता है वो पोलर होता है एंड स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर. नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. निम्न में से एक डीएनए पुनर्योजन तकनीक का भाग है. तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. ये अल्टरेशन इन द जीन, क्लीविंग एंड ज्वाइनिंग डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स यूजिंग ओनली एंडोन्यूक्लियस. ये सही है. तो इसमें जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ड्यूरिंग क्लोनिंग ऑफ डॉली द सीप, इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ, जब डॉली सीप का क्लोनिंग किया तो उसमें इनमें से क्या मुख्य तथ्य था. तो इसमें जो है जो बी है, डीएनए वाज टेकन फ्रॉम अडल्ट सेल ऑफ एन एडल्ट सीप एंड इन्यूक्लिएटेड. इन्यूक्लिएटेड मीन्स होता है केंद्रक विहीन ईग लिया गया, ऐसा ईग लिया गया इसके केंद्रक को निकाल दिया गया था. वाज टेकन फ्रॉम द डॉनर सीप. ये बी सही है. डॉली सीप को बनाने में जो भेड़ का स्तन ग्रंथि यानी थन है वहां के सेल्स से डॉनर सेल लिए, टेकन फ्रॉम डीएनए वाज टेकन फ्रॉम अडल्ट सेल ऑफ एन एडल्ट सीप और इन्यूक्लिएटेड ईग वाज टेकन फ्रॉम द डॉनर सीप. तो इसमें जो डी विकल्प है, इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईग ऑफ होस्ट मदर सेल एंड डीएनए फ्रॉम डोनर मदर सीप. तो नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द रिजेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू. तो यहाँ पर देखिए फिर क्वेश्चन आया है, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन किस कारण होता है. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो रिजेक्शन है वो अब उसका कारण क्या है और क्यों होता है. देखिए कारण ये है कि मिसमैच ऑर्गन होता है और रिजेक्शन जो है वो ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी होता है. ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही ये होगा इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी. तो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, उसकी वजह से रिजेक्शन होता है. For the high resolution in a microscope, which of the following shall be manipulated? किसी भी माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है यानी विभेदन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों में परिवर्तन करना पड़ेगा. तो पहला तो वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेटिंग रेडिएशन, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में छोटी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बीम यूज की जाती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपर्चर. तो 1, 2 एंड 4, ये 1, 2 और 4 जो है इसका उपयोग किया जाएगा किसी भी जो माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने में. इन तीनों में बदलाव करना पड़ेगा. अच्छा, सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैलोमल इलेक्ट्रोड ऑफ ए पीएच मीटर आर गिवन बिलो. पीएच मीटर के कैलोमल इलेक्ट्रोड के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं. Electrode is immersed in saturated solution of potassium chloride. This electrode measures pH. Electrode is immersed in saturated solution of HCl. This electrode is not sensitive to pH of outside solution. An internal element is formed of mercurous chloride. तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा सही है और पांचवा सही है. तो 1, 2, 5 तो इसमें नहीं है. डी
This electrode is not sensitive to pH of outside solution. Electrode is immersed in saturated solution of HCl. तो 1, 2 और 4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो 50 है, इसको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसको सब लोग थोड़ा सा बुक से कंसल्ट करेंगे और देखेंगे इसमें सही क्या है। The enzyme which cut DNA molecule at specific sequences is known as। तो वो एंजाइम जो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करता है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनको हम सिंपली कहते हैं। ये हो जाएगा। आगे देखिए, इंटरफेरेंस बियर डिटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन, दिस फैक्ट इंडिकेट्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम। इंटरफेरेंस चूंकि वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर जो मीजल्स है यानी खसरा, ये वायरस के संक्रमण से होता है, इसलिए मीजल्स हो जाएगा। While conducting electrophoresis, protein molecule moves towards। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है प्रोटीन के अणु जो है वो किस तरफ गति करेंगे, तो प्रोटीन के अणु पर चूंकि ये ज्विटर आयन होते हैं, यानी कि एक समय पर इनमें प्लस और माइनस दोनों तरीके का आवेश होता है, इसलिए ये अणु मूव नहीं कर पाएंगे। सो प्रोटीन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, डी हो जाएगा। The unaided human eye normally can resolve an object up to about। बिना किसी सहायता के मनोनेत्र सामान्यतः किसी वस्तु का अवलोकन कर सकता है 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर रिजॉल्विंग पावर है एक ह्यूमन आई की। आगे देखिए, For the study of living cell, which of the following method is used। तो जीवित कोशिका के अध्ययन के लिए निम्न में से किस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। बाकी जो है उनमें से चूँकि प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, इस वजह से सेल्स जो है वो डेड हो जाती है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में किसी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं होती है, इसलिए इसमें लिविंग सेल्स की स्टडी इसके द्वारा संभव है। नेक्स्ट देखिए, इन माइक्रोस्कोपी द टर्म रिजॉल्विंग पावर रिफर्स। माइक्रोस्कोपी में रिजॉल्विंग पावर क्या बताता है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी सिस्टम टू मैग्नीफाई, एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू यूज हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट, एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू सेपरेट डिटेल्स। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब है एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू सेपरेट डिटेल्स, यानी जो सूक्ष्म माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनको कितना क्लियरली अलग अलग देखा जा सकता है, ये निर्भर करता है रिजॉल्विंग पावर पर। यानी कि कितनी छोटी चीज़ों को क्लियरली देख सकता है, उतनी छोटी चीज़ को मतलब जितना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा उतनी छोटी चीज़ को हम क्लियरली अलग अलग देख सकते हैं। Who discovered the process of electrophoresis? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक है उसकी खोज किसने की थी, ये है आर्नी टिसेलियस, इन्होंने किया था। आर्नी टिसेलियस ने इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कवर की थी। Which of the following is not an application of genetic engineering? तो निम्न में से क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में अप्लाई नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ नोवेल प्रोटीन, जीन थेरेपी, प्रोडक्शन ऑफ एनकनसीव एंड आरएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग निम्न में से प्रोडक्शन ऑफ नोवेल प्रोटीन, जीन थेरेपी, प्रोडक्शन ऑफ एनकनसीव एंड डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ एनकनसीव हो जाएगा। इसका जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से कोई संबंध नहीं है। 62 नंबर, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बाय मैचिंग द गिवन ऑप्शन। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन,
बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड्स, डाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ क्रूड ऑयल। तो ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन वो ई कोलाई से होता है, यानी वो उनका 3 हो जाएगा। निफजीन ये हो जाएगा राइजोबियम से संबंधित है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित जीन है ये। बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, तो ये प्रोड्यूस करता है बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड बैसिलस थुरिजेंसिस प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए इसकी जीन कार्टन में डाली गई है बीटी कार्टन पैदा करने के लिए। डाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ क्रूड ऑयल, ये जो है स्यूडोमोनास प्यूटिरा करता है। समुद्र में जो तेल का रिसाव हो जाता है उस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए स्यूडोमोनास प्यूटिरा का छिड़काव किया जाता है। इसको सुपर बग भी खाते हैं, तो ये इसमें सही है, और इस हिसाब से जो हमें याद करना है, निफजीन नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है और राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ह्यूमन इंसुलिन इसेर्सिया कोलाई है, बायोडिग्रेडेबल बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, और डाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ क्रूड ऑयल स्यूडोमोनास प्यूटिरा है। नेक्स्ट देखते हैं, given on some animal prepared by biotechnology and are given their products, transgenic pig, anti-hemophilic globulin, तो ये सही है। एंटीफिलिक ग्लोबुलिन यानी कि फैक्टर 8 है ये, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है। ट्रांसजेनिक काउ लैक्टोफेरिन, ये भी सही है। ट्रांसजेनिक भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये तीनों सही हैं, या ये जो है करेक्ट मैच नहीं है, यानी कि इसका विकल्प भी सही होगा। बाकी तीनों करेक्ट मैच हैं, ये करेक्ट मैच नहीं है, तो इसका ये सही है। Which of the following is genetically engineered for production of large amount of beta carotene? Which of the following is genetically engineered for production of large amount of beta carotene? बीटा कैरोटीन की अत्यधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किसका जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया गया है। ये गोल्डन राइस है, इसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन। इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन लेंसेज आर यूज्ड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाइट का उपयोग नहीं हो रहा होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का उपयोग उनको फोकस करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, अमंग दी फॉलोइंग मैन मेड सीरियल, तो यहाँ पर जो मैन मेड सीरियल है वो ट्रिटिकेल है, और ट्रिटिकेल को व्हीट यानी गेहूं और राई के द्वारा इसको मिला के बनाया गया है। तो ये मैन मेड यानी नेचुरल अनाज नहीं है ये, बल्कि मैन मेड सीरियल है ये। नेक्स्ट देखिए, ट्रिटिकेल मैन मेड सीरियल है। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बायोकेमिकल वाज, तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो पहला कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बायोकेमिकल था वो था ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन जो है वो सबसे पहले जो है कमर्शियल लेवल पर उत्पन्न किया गया था। ये प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ, तो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है वो डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड होता है, और छोटे अणु हैं डीएनए के, छोटे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर अणु हैं, तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हैं, और बड़ी संख्या में यानी प्लाज्मिड अकर इन लार्ज नंबर या मेनी कॉपी ऑफ प्लाज्मिड फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड दे आर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, छोटे गोलाकार द्विरज्जु के डीएनए अणु हैं, और इनका उपयोग जो प्लाज्मिड है इनका उपयोग डीएनए वेक्टर के रूप में डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गिवन आर सम बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, नॉट ऑल, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, इनमें से जो है सही ऑर्डर चुनना है। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और डिजायर्ड जीन आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिप्लिकेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन द पैरेंटल ऑर्गेनिज्म, डीएनए फ्रेगमेंट और डिजायर्ड जीन इज लिंक्ड टू
self-replicating form of DNA is like vector. Retrieved the cloned copy for use or modification. Produce and purify gene product. तो यहाँ पर सबसे पहले तो पहला जो स्टेप होगा वो हम फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और डिजायर्ड जीन आर प्रोड्यूस्ड, तो ये होगा पहले नंबर पर। रिप्लिकेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन दी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, तो प्रतिजीव में पुनर्योगल डीएनए अणु का द्विगुणन, तो ये जो है ये सही नहीं है। डीएनए फ्रेगमेंट और डिजायर्ड जीन इज लिंक्ड टू सेल्फ रिप्लिकेटिंग फॉर्म ऑफ डीएनए इज लाइक वेक्टर। जब जीन को अलग कर लेते हैं तो उसे वेक्टर से जोड़ते हैं, तो ये 2 नंबर हो गया। रिट्राइव्ड द क्लोन्ड कॉपीज फॉर यूज और मॉडिफिकेशन, इसके बाद इसको क्लोनिंग की जाती है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है और फिर उसे जो है वो हम किसी होस्ट सेल में पहुंचाते हैं जहां पर उसका एक्सप्रेशन होता है और वहां से जीन प्रोडक्ट को प्यूरिफाई कर लेते हैं, तो ये 4 नंबर। यदि इसका मतलब है कि 1 3 4 5 1 2 4 5 1 to replicate the recombinant DNA molecule in the parental organism, और 4 हो जाएगा retrieve the cloned copies for modification and the DNA fragment or desired DNA into। तो इसमें देखिए इस तरीके के जो प्रश्न हैं इनको हल करने के लिए यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा सही करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जो डिजायर्ड जीन है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा प्राप्त करते हैं और उसके बाद जो है तो 1 नंबर तो सबसे पहले आएगा, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और डिजायर्ड जीन आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो 1 नंबर जो है वो ए और बी में है, यानी इन दोनों में से हमें चुनना है। अब दूसरे नंबर पर क्या आएगा, 2 नंबर रिप्लिकेट दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन दी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, या डीएनए फ्रेगमेंट और डिजायर्ड जीन इज लिंक्ड टू दी सेल्फ रिप्लिकेटिंग फॉर्म ऑफ डीएनए एज लाइक वेक्टर। तो इसको जो है जब हम उस जीन को प्राप्त कर लेंगे उसके बाद वेक्टर से जोड़ेंगे, तो पहले के बाद तीसरा आएगा, यानी कि इसके बाद प्रोड्यूस एंड प्यूरिफाई जीन प्रोडक्ट, रिप्लिकेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोड्यूस एंड प्यूरिफाई जीन प्रोडक्ट। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उस हिसाब से जो है वो सेट नहीं हो रहा है। अगर इसको इस हिसाब से बनाते हैं, रिप्लिकेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा हम अपने डिजायर्ड जीन को प्राप्त करते हैं, फिर दूसरे नंबर पर उसे किसी वेक्टर से जोड़ते हैं और वेक्टर से जोड़कर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करते हैं। तीसरे नंबर पर हम उसे किसी होस्ट के अंतर्गत डाल के उसकी क्लोनिंग कराते हैं, यानी चाहे तो उसकी बड़ी संख्या में कॉपी प्राप्त करते हैं और फिर उस होस्ट में उसको जो जीन है हमारा जो स्थापित हो चुका है उसको एक्सप्रेस करके हम उसका प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं और दूसरे नंबर पर फिर उसको वेक्टर से जोड़ते हैं। वेक्टर से जोड़ने के बाद एंट्री इनटू होस्ट में इसको कराते हैं। इसके बाद इससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो इस हिसाब से ये होना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन जो है वो सही नहीं सेट हो पाता है, तो मेरी जो है हिसाब से ये होगा। इस हिसाब से इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट होती इतना ही होता है।
नेक्स्ट देखिए जो 17 नंबर है, द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक इज बीइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच वैक्सीन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक जो है निम्न में से किस वैक्सीन के उत्पादन में प्रयोग होती है? एंटी हर्पीस, एंटी हेपेटाइटिस, एंटी पर्टूसिस। तो इन तीनों के उत्पादन में यानी हर्पीस का टीका, हेपेटाइटिस का टीका और पर्टूसिस के टीके, इन तीनों के उत्पादन में जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका विकल्प बी सही होगा। तो ये रहा बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर, और इसके साथ साथ थ्योरी में जो है डिटेल्ड चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम जो है वो हम क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर सकें और